हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार पाचन एवं अवशोषण, और पाचन एवं अवशोषण में भी अपन पढ़ रहे थे क्या? ग्रंथियां अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन लार ग्रंथि पढ़ ली थी अपन ने, ठीक है। और अपन ने और क्या पढ़ लिया था? इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात कर ली थी अपन ने, ठीक है। अब बात करेंगे अपन किसकी? लीवर की बात करेंगे, पेंक्रियास की बात करेंगे। बस ये बातें करेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड अपन पढ़ चुके हैं, ये बातें करेंगे। फिर अगले लेक्चर में अपन क्या बात करेंगे? जो आपकी पाचन की जो प्रक्रिया है ना, पाचन की जो क्रिया है, उसकी बात करने वाले हैं। वो अगले लेक्चर में अपन पाचन की क्रिया कर लेंगे, और फिर थोड़ा सा अवशोषण बचेगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब अगले 2 लेक्चर के अंदर 2.5 लेक्चर, संडे को भी 1 लेक्चर रख लेंगे, तो संडे तक आपका ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। तो संडे तक जितना हो जाएगा उतना टेस्ट में आएगा, वापस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, करते हैं शुरुआत आज की लेक्चर की। पेंक्रियास से करते हैं ना, पहले पेंक्रियास पढ़ेंगे, फिर अपन लीवर पे चलेंगे ना। पहले पेंक्रियास, फिर लीवर। पेंक्रियास, पेंक्रियास को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। इसके बारे में खास बात बताऊं आपको। अग्नाशय जो है आपकी, पेंक्रियास जो है, इसके बारे में आपको एक खास बात बताता हूं। खास बात यह है कि ये कैसी ग्रंथि है? ये है आपकी हेटेरोक्राइन ग्रंथि। भैया ये हेटेरोक्राइन ग्रंथि क्या होती है? चलो ग्रंथि हमें समझ में आता है, ये हेटेरोक्राइन ग्रंथि क्या होता है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हेटेरोक्राइन ग्रंथि तो होती ही है, उसके अलावा इसकी पोजीशन कहां पे है आपके जो शरीर में? आपकी जो ग्लैंड है, ये पेंक्रियास जो ग्रंथि है, अग्नाशय जो है, वो होता कहां पे है? इसकी पोजीशन क्या है? तो इसकी पोजीशन है ड्यूडेनम। याद है? आहार नाल मैंने पूरी पढ़ ली है। आहार नाल के अंदर ड्यूडेनम याद है, ग्रहणी जिसको कहा था। तो वो ड्यूडेनम जो है, उसके बीच में आपकी जो है अग्नाशय जो है वो होता है। डायग्राम बना के दिखाऊं क्या? चलो डायग्राम एनसीईआरटी वाला दिखा देता हूं आपको। ये रहा आपका एनसीईआरटी का डायग्राम। चलो रहने दो, इसको नहीं, बना के दिखाते हैं। चलो, ड्यूडेनम होता है कुछ इस प्रकार का, शी शेप का होता है ड्यूडेनम। अरे होता है या नहीं होता? ड्यूडेनम सी शेप का होता है या नहीं होता? भैया बिल्कुल होता है। तो ये आपका सी शेप का क्या हो गया? ड्यूडेनम। क्या हो गया? ड्यूडेनम। और आपका अग्नाशय जो है वो कहां होता है? अग्नाशय होता है यहां, यहां इसके बीच में आपका अग्नाशय होता है। ये आपका अग्नाशय है इसके बीच में। तो इस आपकी पोजीशन आपको पता लग गई। पोजीशन कहां है? शी शेप का जो ड्यूडेनम है उसके बीच में आपका क्या है? अग्नाशय होता है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं पेंक्रियास के बारे में। अग्नाशय इसको कहते हैं। सबसे पहली बात, ये हेटेरोक्राइन ग्रंथि होती है। क्या होगा? सी ग्रंथि है हेटेरोक्राइन ग्रंथि। यार इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से हेटेरोक्राइन ग्रंथि कौन सी है, और आपको ऑप्शन में दे देगा पेंक्रियास, लीवर, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, कुछ भी दे देगा ऑप्शन में। तो आपको टिक कौन सा मारना है वहां पे? पेंक्रियास को लगाना, क्योंकि पेंक्रियास क्या होती है? आपकी हेटेरोक्राइन ग्रंथि होती है। अभी मतलब समझा दूंगा हेटेरोक्राइन का भी। पोजीशन मैंने आपको बता दी, इसकी पोजीशन कहां होती है? आपका जो सी शेप का ड्यूडेनम होता है, सी शेप का, ठीक है, उसके जस्ट बीच में आपकी क्या होती है? ये आपकी ग्रंथि होती है अग्नाशय, सी शेप के ड्यूडेनम के बीच में होती है। अब बात करते हैं हेटेरोक्राइन ग्रंथि का मतलब क्या है। यार हेटेरोक्राइन ग्रंथि का सीधा सा मतलब आपको बताऊं क्या? ये जो ग्रंथि है, इसके 2 रोल हैं यार। ये 2 तरीके से काम करती है। ये एक्सोक्राइन तरीके से भी काम करती है और एंडोक्राइन तरीके से भी काम करती है। भैया ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होता है? यार एंडोक्राइन उसको बोलते हैं ऐसी ग्रंथियां जिनको उनको बोलते हैं जो क्या है? अंतःस्रावी होती हैं। कैसी? अंतःस्रावी। और एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं? जो बहिस्रावी होती हैं। ये दोनों गुण किसके अंदर मिलते हैं आपको? ये दोनों गुण पेंक्रियास के अंदर मिलते हैं। पेंक्रियास जो है वो अंतःस्रावी भी होता है और बहिस्रावी भी होता है, ठीक है। तो यहां देखो भाई, हेटेरोक्राइन का मतलब क्या है? 2 भागों में, मतलब इसके क्या है? 2 टाइप का है ये, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है। एक्सोक्राइन जो पार्ट है ना पेंक्रियास का, जो एक्सोक्राइन पार्ट है ना, एक्सोक्राइन जो भाग है, उसकी जो इकाई है उसको क्या कहते हैं अपन? एसिने। क्या कहते हैं?
एसी ने, ध्यान में रखना बस, है ना। जो आपका एक्सोक्राइन पार्ट है ये पूरा पेंक्रियाज है, देखो ये पेंक्रियाज है, मैं कह रहा हूं इसके अंदर दो भाग हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये दो तरीके से काम करता है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन वाला पोर्शन है, ठीक है, उसकी जो इकाई है उसको क्या कहते हैं अपन, एसी ने कहते हैं, ठीक है। और ये क्या निकालता है, ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है पेंक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करता है, पेंक्रियाटिक जूस। और यही पेंक्रियाटिक जूस किसमें काम आना है, अपनी जो पाचन क्रिया है उसमें काम आएगा। अभी ये जो पेंक्रियाटिक जूस है ये किसमें काम आएगा, अभी अपन पाचन क्रिया की बात करेंगे आगे, उसमें पेंक्रियाटिक जूस काम आएगा, ठीक है। तो आपकी जो डाइजेशन, पाचन के लिए जो चीज अपन को चाहिए, जो पेंक्रियाटिक जूस अपन को चाहिए, जो पेंक्रियाटिक रस, जो अग्नाशय का जो रस अपन को चाहिए, वो कौन देता है, वो देता है आपका एक्सोक्राइन पार्ट, बहिस्रावी जो ग्रंथि है अग्नाशय का, वो भाग क्या है, अपन को पेंक्रियाटिक जूस देता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और निकल के आती है कि पेंक्रियाज जो है वो पूरा आपका, एक पेंक्रियाज इतना बड़ा पेंक्रियाज है मान लो, अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर दो रोल है, ठीक है। इस पूरे पेंक्रियाज में क्या है, दो रोल है, ये यार बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। बहिस्रावी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये पेंक्रियाटिक जूस निकालेगा, और अंतःस्रावी वाला क्या निकालेगा, आपका हार्मोन निकालता है, वो अपन हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि टोटल अगर, एक मिनट, ये पेंक्रियाज यहां एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, क्या लिख लेते हैं, चलो, ये पेंक्रियाज अगर 100 ml, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं ना, 100 ml सिक्रीशन करता है ना, 100 ml सिक्रीशन करता है, ठीक है। अगर पेंक्रियाज 100 ml सिक्रीशन करता है, जिसमें आपका क्या है, 100 ml में पूरा आ गया भाई, 100 ml में तो पूरा पेंक्रियाज की बात कर रहा हूं, उसमें पूरे में पेंक्रियाज की बात कर रहा हूं, ना किसी एक्सोक्राइन ना किसी एंडोक्राइन, मैं पूरे पेंक्रियाज की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसने क्या है, 100 ml लिक्विड बाहर निकाला। अब उस 100 ml में इस एंडोक्राइन का भी हिस्सा होगा कुछ ना कुछ, और इस एक्सोक्राइन का भी कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, अरे होगा या नहीं होगा। मैं ध्यान से समझो, कोई एक परिवार है, उसमें दो भाई हैं, एक परिवार है उसमें दो भाई हैं, बिल्कुल है। एक जो भाई है, बड़ा भाई मान लो, जो बड़ा भाई है उसकी जो सैलरी है वो है 1 लाख रुपए महीना, ठीक है। और जो छोटा भाई है उसकी है 10,000 रुपए महीना, ठीक है क्या, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं उस परिवार की टोटल इनकम कितनी हो गई, 1,10,000 महीने की, एक टोटल इनकम कितनी होगी, 1,10,000। ये तो मतलब नहीं है ना कौन सा कितना कमा रहा है, अपन को तो टोटल इनकम उस परिवार की कितनी दिख रही है, 1,10,000 रुपए। लेकिन उसमें हिस्सा कितना कितना है उनका, जो बड़ा भाई उसका 1 लाख, मतलब 1 लाख उसका, और 10,000 किसका, छोटे वाले का। समझ में आई बात। अब अपन बात करेंगे पेंक्रियाज पे आते हैं। तो पेंक्रियाज में कह रहा हूं अगर 100 ml सिक्रीशन निकाल रहा है, अगर पेंक्रियाज का टोटल 100 ml निकाल रहा है, तो उसमें 99% जो परसेंटेज जो हिस्सा होगा वो किसका होगा, वो होगा आपका एक्सोक्राइन पार्ट का। अगर पूरा पेंक्रियाज है, अगर वो 100 ml कोई सिक्रीशन कर रहा है, तो उसमें 99% हिस्सा किसका होगा, इस एक्सोक्राइन पार्ट का होगा, और सिर्फ 1% हिस्सा किसका होगा, एंडोक्राइन पार्ट का होगा। समझ में आई या नहीं आई ये बात, अरे आई क्या, आई तो बताओ भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट बताओ आई क्या समझ में। तो यही चीज यहां पर लिख रही है, कुल श्रावण का 99% जो है आपका हिस्सा किसका होगा, इस एक्सोक्राइन पार्ट का होगा। मतलब सीधी सी बात है, पेंक्रियाज का मेन काम क्या है, पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करना है। ज्यादा वो अपनी इच्छा से क्या काम करता है, पेंक्रियाटिक जूस, है ना। और हार्मोन भी निकालता है, वो हार्मोन भी निकालता है, वो 1% है। हार्मोन की वैसे भी हार्मोन कम ही चाहिए होता है, तो हार्मोन क्या है, 1% है सिक्रीशन का, ठीक है। जो कुल सिक्रीशन करता है पूरा पेंक्रियाज जो है, वो अगर 100 ml निकाल रहा है, तो उसमें 99 ml जो है वो क्या है, पेंक्रियाटिक जूस निकालता है। सिर्फ 1 ml क्या निकालता है, वो हार्मोन निकालता है। ये चीजें अपन हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इस एंडोक्राइन पार्ट को, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, इसको अपन पढ़ेंगे कहां पर, हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है।
इसकी इकाई आप देख लो, ये इकाई वापस बताऊंगा मैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसकी इकाई है, ठीक है। ये क्या रिलीज करता है? हार्मोन रिलीज करता है, 1% ऑफ टोटल सिक्रीशन, जो टोटल सिक्रीशन है उसका 1%। समझा दिया मैंने आपको। अब अपन आते हैं इस डायग्राम पे आते हैं, पेंक्रियास के इस डायग्राम को देखो। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, पता है भैया हमें एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम में आप एक चीज देखना, इसमें मुझे कुछ डक्ट बतानी है आपको और कुछ नहीं है, ठीक है। और पेंक्रियास के बारे में कोई खास बातें लिख नहीं रखी एनसीईआरटी ने, जितनी लिख रखी हैं उतनी बातें अपन करेंगे, उसके अलावा जितनी आ सकती हैं एग्जाम के अंदर, है ना, वो भी अपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, ये आपके पास पेंक्रियास का ये यहाँ ये पेंक्रियाज आपका, ये पेंक्रियाज है जी, ये पेंक्रियाज है, दिख रहा है। अब मैं कह रहा हूं पेंक्रियाज जो है ना, इस डायग्राम में आपको पेंक्रियाज के पास में सिर्फ एक डक्ट दिखेगी। कौन सी डक्ट दिखेगी? ये एक नली है, ये देखो एक नली, जिसको इसने कहा है पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। सिर्फ आपको ये एक दिखेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक और डक्ट होती है जो इस डायग्राम में नहीं दिख रही, जो इस डायग्राम में नहीं दिख रही, तो उसी डक्ट की बात करेंगे। आ जाओ। तो यहां पर आपको देखो, मैं अलग से एक डायग्राम और बना लेता हूं ताकि थोड़ा बढ़िया समझ में आ जाए। गलत बन रहा है यार, सही बन जा भाई। इस बार जो बन जाएगा वो बन जाएगा भाई। चलो ठीक है यार, कौन सा अपन को अवार्ड लेना है चित्रकला में? ये आपका होगा ड्यूडेनम। अब बात करूंगा मैं किसकी? पेंक्रियास की बात करूंगा। ये ऊपर से डक्ट आ रही है, कोई डक्ट, कोई डक्ट नहीं, बताऊंगा कौन सी डक्ट है, अभी थोड़ा बस आप देखते जाओ। ठीक है, इसको इसमें जोड़ देंगे भाई, ठीक है। समझने के लिए लेना चाहिए इस डायग्राम को भाई, ठीक है। चित्रकला में हम कोई ज़्यादा बढ़िया है नहीं वैसे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है भैया? ये ड्यूडेनम दिख रहा है, हमें दिख रहा है, ठीक है। मैंने ये पेंक्रियास बनाया आपके सामने, ठीक है। ये पेंक्रियास है, इसमें से एक नली ये निकल रही है, ये वाली नली जा रही है। इस नली को क्या कहा है? इस नली को कहा है पेंक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट को क्या कहा है? पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक बात है, पेंक्रियाटिक डक्ट। ये कौन सी डक्ट हो गई? ये कौन सी डक्ट है? ये ऊपर से आएगी, कहां से? गाल ब्लैडर से और लीवर से आएगी। आगे इसकी और डिटेल में बात करेंगे, इस इंडक्ट्स को अपन डिटेल में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ही। अभी जो समझाना चाह रहा हूं बस वो समझो आप, है ना। ये डक्ट ऊपर से आएगी और इसमें मिल जाएगी, ठीक है। इसको अभी आप रहने दो ना, इसको मत छोड़ो। ये यहां पर क्या हो गई आपकी? हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब यहां पर एक और एक्स्ट्रा डक्ट होती है जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, वो एक एक्स्ट्रा डक्ट यहां ऐसे यहां निकलती है, ड्यूडेनम में खुलती है। इस डक्ट का नाम क्या है? इस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ सेंटेरोनी, डक्ट ऑफ
सेंटोरिनी। ठीक है, अब मैंने आपको वो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी दिखा दी, अब उसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी जो है वो क्या करती है, क्या करती है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी? ये जो नॉर्मल डक्ट मैंने आपको बताई पैंक्रियाटिक डक्ट, ये तो क्या करेगी, आपका जो पैंक्रियाटिक जूस है उसको किस में डाल देगी, इस ड्यूडेनम में डाल देगी, तो इसमें जो खाना होगा उसको पचने का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डक्ट ऑफ सेंटोरिनी ये क्या करती है, ये करती है सोडियम बाइकार्बोनेट युक्त क्षारीय पानी जैसा एक तरल पदार्थ जो है उसको रिलीज करती है ड्यूडेनम के अंदर। आपको पता है अपना जो आमाशय है उसके अंदर पीएच बहुत क्या होती है, कम होती है, पीएच बहुत कम होती है, उसके कारण एसिडिक कंडीशन होती है। और जो आमाशय के बाद जस्ट बाद में कौन सा हिस्सा आता है, ड्यूडेनम आता है, ड्यूडेनम आता है। तो चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट युक्त क्षारीय पानी जैसा जो तरल है वो निकाला जाता ताकि जो है एसिडिक कंडीशन जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, दिमाग में बैठा लेना। एक और डक्ट होते हैं डक्ट ऑफ विरसंग। क्या नाम है, डक्ट ऑफ विरसंग। ये जो आपकी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है ना, इसी को क्या कहा गया है, डक्ट ऑफ विरसंग कह दिया गया है ना, इसी को ही पैंक्रियाटिक जो डक्ट है उसी को नाम दे दिया गया डक्ट ऑफ विरसंग। तो इसको ये क्या निकालती है, ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करती है, बस हो गया। ठीक है, दिमाग में बैठ गई सारी चीजें। एक डक्ट ऑफ सेंटोरिनी है जो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट युक्त पानी जैसा एक तरल पदार्थ जो वो निकालती है, जो कि क्या है, न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने में मदद करती है। दूसरी चीज में आपको बताया डक्ट ऑफ विरसंग जो क्या है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है। ठीक बात है, आगे चलते हैं। अब पैंक्रियाटिक डक्ट जो है उसके बारे में, सॉरी पैंक्रियाटिक जूस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या पीएच है, कितना निकलता है एक दिन में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस है वो रिलीज होता है एक दिन में 1.2 लीटर के आसपास, मतलब 1200 ml के आसपास एक दिन में पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। पीएच कितनी होती है, 7.8 इसकी पीएच होती है। पीएच यार खासा ध्यान में रखना, किसकी पीएच कितनी है बताता जा रहा हूं आपको, और मैं मेरे कहने पर कर लेना। जितनी पीएच मैंने अभी तक आपको इस चैप्टर में बताई है उनको पीएच और कितना कौन निकलता है ये सारी चीजें जो शॉर्ट नोट्स में बना लिया करो कि किसकी पीएच कितनी, किसकी पीएच कितनी, ये सारी चीजें लिख लिया करो अलग से नोटबुक में ना, एक साथ में लिख लिया करो पेज पे कि इसकी पीएच इतनी है, इसकी पीएच इतनी है। थोड़े थोड़े दिनों में मैं ये सारी चीजें आपको अलग से प्रोवाइड करता जाऊंगा, फॉर्मूला शीट वगैरह, ये किसकी पीएच कितनी है अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड की, यूरिन की, है ना, हर चीज की पीएच जो आपको देता रहूंगा। लेकिन फिर भी आप अपने एंड से भी कुछ कर लिया करो। अब जो पैंक्रियाटिक जूस है ना इसके बारे में खास बात है। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस जो है उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा गया है। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसको कहा गया है, तो क्या कहोगे, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस क्या है, संपूर्ण पाचक रस है आपका, संपूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। क्यों है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन पाचक एंजाइम भी होते हैं, स्टार्च पाचक एंजाइम भी होते हैं, फैट पाचक एंजाइम भी होते हैं और न्यूक्लिक एसिड पाचक एंजाइम भी होते हैं। मतलब हर प्रकार के एंजाइम आपको कहां मिल जाएंगे, किसके अंदर मिल जाएंगे, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मिल जाएंगे। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर हर प्रकार के जब एंजाइम मिल रहे हैं तो उसको क्या कह रहे हैं, संपूर्ण पाचक रस है, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम है। आई समझ में, आगे चलते हैं। फिर अब बात करेंगे, ये इतनी ही बातें थी। अब कुछ डक्ट वगैरह की बातें हैं पैंक्रियास के बारे में, वो थोड़ी देर बाद लीवर पढ़ा दूं पहले, फिर लीवर पढ़ने के बाद में अपन एक साथ में जो डक्ट है उनको बढ़िया डायग्राम से समझेंगे कि कौन सी डक्ट कहाँ आ जाती है, कौन सा स्फिंक्टर आता है, वो अपन अभी बात करने वाले हैं। पहले लीवर को पढ़ लेते हैं ना, पैंक्रियास को पढ़ लिया, लीवर देख लेते हैं। पैंक्रियास के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना, बस काम खत्म है। लीवर की बात करते हैं। लीवर को हिंदी में सबसे पहले क्या कहते हैं, यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, अब नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, जिगर। ठीक है, तो वो जिगर क्या है, जिगर यार लीवर को ही कहते हैं जिगर, है ना। तो जिगर यहाँ कहीं नहीं होता कि हाँ जिगर है, जिगर जिगर है ना, कितना जिगर है बता देने में, जिगर यहाँ नहीं होता। जिगर यार इस साइड में नीचे पेट में होता है ना, नीचे, है ना, यहाँ आपका डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे राइट साइड में आपका होता है जिगर। तो लीवर है, लीवर की बात करते हैं, लीवर को ही जिगर बोलते हैं। पहले तो ये कंफ्यूजन अपनी मिटा लेना कि अगर किसी को कंफ्यूजन हो, लीवर और जिगर एक चीज होती है। लीवर को हिंदी में अपनी जो साइंस चली जो हिंदी है उसको क्या बोलते हैं, यकृत कहते हैं, यकृत। ठीक, अब लीवर के बारे में कुछ खास बातें वो सुन लो। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक बात है। इसका वेट कितना है, इसका वेट यार लगभग 1500 ग्राम के आसपास आपको मिलेगा, मतलब 1.5 किलो के आसपास इसका वेट जो है आपको मिलेगा एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर। एक अडल्ट कोई इंसान है ना, उसके अंदर, बच्चे की बात नहीं कर रहा और कोई बीमार आदमी की बात करना नहीं कर रहा मैं, कोई नॉर्मल इंसान है ना, कोई नॉर्मल
हेल्दी जो पर्सन है, एडल्ट है, उसके अंदर आपको 1.5 किलो के आसपास का वजन मिलेगा। किसका? लीवर का। अब लीवर का वजन कम ज्यादा हो सकता है क्या? हो सकता है। कब हो सकता है? अगर किसी का लीवर खराब हो गया ना, अगर कोई बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है या फिर और भी कोई कंडीशन होती है, सिर्फ शराब की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारी अलग और भी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से लीवर जो है वो फैटी लीवर हो सकता है, हिपेटोमेगेली हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? लीवर का साइज बढ़ जाता है और लीवर का साइज बढ़ने का वजन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो लीवर वहां पर लीवर का जो वजन है वो ज्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि कोई एक इंसान है जो क्या है, हैबिचुअल ड्रिंकर है। हैबिचुअल ड्रिंकर मतलब आदतन क्या है? शराब पीता है। ठीक है, आदतन अगर शराब पीता है कोई, मतलब रेगुलर शराब पीता है, तो रेगुलर शराब पीता है तो उसका लीवर जो है उसका वेट कितना होगा? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे, कंडीशन देके क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया भी होगा शायद, और शायद टेस्ट में भी दिया होगा क्वेश्चन कि कोई नर्सरी क्लास का बच्चा या फिर प्राथमिक स्कूल का बच्चा, ऐसा कुछ मैंने दिया होगा, दूसरी तीसरी क्लास का कोई बच्चा, उसके अंदर कितने दांत होंगे। हाँ, तो कंडीशन देके पूछ लेना। हाँ, तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है कि कोई आदतन कोई शराबी है तो उसके लीवर का वजन कितना होगा। तो आपको क्या बताना है कि भाई 1.5 किलो से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके फैटी लीवर का पूरी तरह से खराब नहीं होगी लीवर, लेकिन थोड़ी बहुत तो दिक्कत उसके होगी ही होगी। समझ में आई बात? ठीक। तो अगर आप ऑयली फूड खाते हो ना, ऑयली फूड भी लीवर पर असर करती है भाई। ठीक है, तो ज्यादा ऑयली फूड भी नहीं खाना। तो ये सबसे बड़ी बहिःश्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिःश्रावी ग्रंथि, मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ी ग्रंथि ये है। ठीक है, वेट कितना है? 1.5 किलो के आसपास है। 1.5 किलो के आसपास होता है एडल्ट के अंदर, है ना। एक एडल्ट इंसान की मैं बात करूं तो उसके अंदर 1.5 किलो के आसपास इसका वेट होता है। पोजीशन की बात करें, पोजीशन होती कहां पे है ये? तो ये होती कहां पर है? राइट साइड में। ध्यान से सुन लो भाई, राइट साइड में ऊपर की तरफ। ठीक है, राइट साइड में से नहीं, नीचे लटकी हुई है, नहीं, ऊपर की तरफ। ऊपर कहां? यहां होती है क्या? नहीं, यहां नहीं होती। राइट साइड तो ये होगी, लेकिन राइट साइड में से नहीं, ऊपर की तरफ। मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं वापस सुनो। राइट साइड में होती है, ऊपर की तरफ होती है, डायफ्राम के जस्ट नीचे होती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं डायफ्राम कहां होता है। डायफ्राम आपको मिलेगा यहां पे। ठीक है, यहां आपके फेफड़े खत्म हो रहे हैं, फेफड़े खत्म होते नीचे क्या आता है? डायफ्राम आता है। ठीक है, तो डायफ्राम के जस्ट नीचे यहां, ठीक है, यहां आपका जिगर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो अब पता नहीं मुझे वीडियो में आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है, क्योंकि मतलब मेरे को तो बैक साइड से दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, तो मैं आपको वापस बता रहा हूं, राइट साइड में होता है। ठीक है, और यहां देखो, यहां पर आपके लंग्स हैं, लंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है? आपका डायफ्राम होता है, और डायफ्राम के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा? राइट साइड में, ये आपने दिमाग में डाला, राइट साइड में। राइट साइड में आपको क्या मिलेगा? ऊपर वाली तरफ आपको लीवर जो वो देखने के लिए मिलेगा। तो पोजीशन क्या होगी इसकी? राइट साइड में ऊपर की ओर, डायफ्राम के ठीक नीचे। ठीक है, तो ये पोजीशन याद रखना। इसमें उच्च पुनर्जनन रीजनरेशन शक्ति होती है इसमें, ये इसमें हाई रीजनरेशन पावर होती है, मतलब पुनर्जनन कर सकती है। मतलब इसकी हर एक कोशिका जो है, देखो जब भी लीवर का ट्रांसप्लांट होता है ना, तो पूरा लीवर जो है वो निकाल के नहीं डाला जाता किसी दूसरे इंसान के अंदर। उसकी कुछ कोशिकाएं जो हैं उनको निकाला जाता है और दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। लीवर के अंदर ये पावर है कि लीवर जो है उन्हीं कोशिकाओं से, उन्हीं कुछ कोशिकाओं से पूरा लीवर जो है वो बना लेती है। मतलब इसके अंदर क्या रीजनरेशन की शक्ति है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, प्लेनेरिया का नाम सुना होगा ना, प्लेनेरिया का आपने नाम सुना होगा कि उसको यहां से काट दो तो वो क्या नया प्लेनेरिया बना लेता है। ठीक है, तो वैसे ही आपका लीवर है भाई, है ना। लीवर की कुछ कोशिकाओं का आपने लिया और आपने देखा कि भाई ये लीवर जो है वो तो पूरा बन गया, नया बन गया, नया लीवर बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? पुनर्जनन शक्तियां इसके अंदर होती हैं, रीजनरेशन पावर इसके अंदर होती है। यकृत की इकाई क्या होती है? यकृत की जो इकाई है उसको क्या कहते हैं? लोब्यूल। ठीक है, यकृत की इकाई को क्या कहते हैं? लोब्यूल कहते हैं। और यकृत का आवरण, ठीक है, यकृत की इकाई को लोब्यूल कहते हैं। और यकृत की इकाई का जो आवरण है, ठीक है, उसको वो किससे होता है? ग्लीसन्स कैप्सूल से होता है। जैसे मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि यकृत की जो इकाई है उसको क्या कहते हैं? लोब्यूल। और यकृत, लोब्यूल और यकृत दोनों चीजें जो हैं वो किससे आवृत होती हैं? वो आवृत होती है, अब डायग्राम से बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। वो आवृत होती है दोनों किससे? ग्लीसन्स कैप्सूल से होती हैं। किससे? ग्लीसन्स कैप्सूल से आवृत होती है। ग्लीसन्स कैप्सूल क्या होता है भैया? थिन इरेगुलर, ठीक है, पतला है, और इरेगुलर अनियमित है। ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, पतला है, ठीक है, थिन
इरेगुलर अनियमित है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, एक कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं ग्लीशंस कैप्सूल। जिसमें आप डायग्राम से बना के दिखाऊं मैं आपको, डायग्राम दिखाऊं मैं आपको, तो लीवर दिखाता हूं मैं आपको। ये लीवर है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, लीवर। अब लीवर जो है इसके अंदर दो लोब होते हैं। चलो मैं पहले एक पॉइंट और बता दूं, उसके बाद में मैं डायग्राम बनाता हूं ना। इसके अंदर फेगोसाइटिक सेल भी होती है, फेगोसाइटिक सेल भी होती है जिनको क्या बोलते हैं, कफ्फर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कफ्फर कोशिकाएं जिनको कहा जाता है। ठीक है, यकृत दो लोब्स में विभाजित होता है। यकृत के अंदर दो लोब्स होती हैं। यकृत के अंदर अभी लोब बना के दिखाऊंगा, डायग्राम से बताऊंगा तो सारी चीजें समझ में भी आएंगी। यकृत के अंदर दो लोब होती हैं और वो दोनों लोब आपस में किससे जुड़ी हुई होती हैं? फेल्सिफॉर्म लिगामेंट से जुड़ी हुई होती हैं। राइट लोब जो होती है वो बड़ी होती है और जो लेफ्ट लोब होती है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है। अब देखो डायग्राम में देखो ध्यान से, एक मिनट। इसको मैं कर लेता हूं। ओके, अब ये मैं मान रहा हूं ये राइट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब आपको दिख रहा होगा राइट जो लोब है वो क्या है? बड़ी है। ये क्या है? राइट लोब है, तो ये बड़ी दिख रही है आपको, और ये लेफ्ट लोब है, ये छोटी दिख रही है। या दिख रही है, सही बात है। और बीच में ये जो है ना, ये क्या है? ये दोनों अलग अलग लोब्स है। ठीक है, अलग अलग लोब है, दोनों आपस में किसी मदद से जुड़ी हुई है, इसकी मदद से जुड़ी हुई है। ये क्या है भैया? ये क्या है? ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है। कौन सा लिगामेंट है? फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये कौन सा लिगामेंट है? फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है। ठीक बात है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब और इसके बारे में क्या बताऊं मैं आपको? इसके बारे में ध्यान से सुनो यार, खांसी आ रही है। चलो, अब मैंने इसको क्या के बारे में क्या बताया मैंने आपको? इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है इसकी जो इकाई है उसको क्या कहते हैं? लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके अंदर जो इकाई है वो कैसी होती है? ऐसे बेंजीन रिंग टाइप की होती है, हेक्सागन टाइप की है ना, या फिर पेंटागन, इस प्रकार की रिंग होती है इसके अंदर। हेक्सागन या फिर पेंटागन टाइप की रिंग्स ही होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? लोब्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। ठीक है, ये तो लोब है। ठीक है, अब लोब के अंदर भी क्या होती है? लोब्यूल होती हैं। क्या होती हैं? लोब्यूल, जिनको क्या बोलते हैं अपन? यकृत की इकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत की इकाई कहते हैं। तो ये जो लोब्यूल है ना, ये किससे कवर्ड होती हैं? ये कवर्ड होती है किससे? ग्लीशंस कैप्सूल से। और आपकी जो ये राइट लोब और लेफ्ट लोब ये भी कवर्ड होती है किससे? ग्लीशंस कैप्सूल से। ये भी कवर्ड होती है किससे? ग्लीशंस कैप्सूल से। तो यही लाइन यहां पर बताने का मतलब था, ये यकृत की जो इकाई है, ठीक है, यकृत की इकाई अंदर वाली हो गई, ये भी ग्लीशंस कैप्सूल से कवर्ड होती हैं। और यकृत का जो यकृत खुद है जो है वो भी ग्लीशंस कैप्सूल से कवर्ड होता है। ग्लीशंस कैप्सूल क्या है? थिन इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी? एक मिनट, अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और फिर अपन थोड़ा सा समझते हैं इसको। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? हिपेटिक लोब्यूल की। हिपेटिक लोब्यूल क्या होता है? ये हिपेटिक लोब्यूल क्या होता है? हिपेटिक लोब्यूल अभी तो बताया मैंने आपको कि यकृत की क्या है? इकाई होती है। और हिपेटो वर्ड जहां पर भी आ जाए ना, वो किससे रिलेटेड है? लीवर से रिलेटेड है। तो यहां पर हिपेटिक वर्ड आ रहा मतलब लीवर की बात हो रही है। और लोब्यूल यहां पर आपको दिख ही रहा है क्या होता है? यकृत की इकाई को कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसके बारे में, सबसे पहला जो पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? संरचनात्मक यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो हिपेटिक लोब्यूल जो है
वो क्या होती है, यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ये अपने दिमाग में बैठा लो। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो क्या बताओगे, हिपेटिक लोब्यूल। अब हिपेटिक लोब्यूल होता कैसा है, ये होता कैसा, अभी मैंने आपको बताया भी कैसा होता है, या तो हेक्सागोनल होगा या फिर पेंटागोनल होगा, ठीक है। अब ये हेक्सागोनल भी हो सकता है, पेंटागोनल भी हो सकता है। अब यार इसका मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाऊंगा, रफ सा डायग्राम रहेगा, थोड़ा सा समझ लेना बस, है ना। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, ये आपका मैंने पेंटागोनल डायग्राम बना लिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ होती हैं, भैया ये क्या कुंडली वाला बना दिया आपने। इसमें कुछ होती है यार, सेल्स होती है, कुछ सेल होती है जिनका क्या नाम क्या है, हिपेटोसाइट बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अपन, हिपेटोसाइट बोलते हैं। इसमें कुछ सेल्स होती हैं, इनमें होती है कुछ सेल्स। ये जो मैं बना रहा हूं ग्रीन कलर में, ये क्या है, आपकी हिपेटोसाइट सेल्स है। कौन सी सेल है, हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट सेल। ठीक है, ये क्या है आपकी, मैं नामकरण कर देता हूं इनका, ये क्या है आपकी हिपेटोसाइट सेल, अलग कलर से करते हैं चलो। हिपेटोसाइट सेल, हिपेटोसाइट या फिर हिपेटिक सेल्स बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, हिपेटिक सेल्स। अब आपको एक चीज बताऊं, ये हिपेटिक सेल्स क्या करती है, ये हिपेटिक सेल्स बनाती हैं क्या, बाइल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बाइल बनाने का काम करती हैं। तो ये क्या करती हैं, बाइल बनाती हैं, बाइल बनाती हैं। और ये बाइल बनाकर क्या करती हैं, बाइल बनाकर क्या करती हैं, ये बाइल को कहां स्टोर करती हैं, ये बाइल को यहां रख लेती हैं, बाइल को इस जगह पर स्टोर कर लेती है, बीच में इस जगह बाइल को क्या कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं, इस जगह बाइल को क्या कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया। अब ये जो है यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया के दिखाया मैंने आपको, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोर्टल ट्राइड। तो आपको एक चीज दिमाग में बैठनी है ना, बाइल कौन बनाता है, हिपेटिक सेल्स बनाती हैं, हिपेटोसाइट जिनको बोलते हैं, हिपेटिक सेल बोल दो। हिपेटिक सेल क्या बनाती है, बाइल बनाती हैं। ये पोर्टल ट्राइड क्या है, ट्राइड क्यों कहा गया इसको मैं खोल के दिखाऊं आपको। ये खोलने पर कुछ इस प्रकार का दिखता है, खोलने पर ये इतना बड़ा है और इसमें अलग अलग प्रकार की क्या है, इसमें ओपनिंग है, एक ओपनिंग, ये दूसरी ओपनिंग, और एक और मैं ओपनिंग बना देता हूँ अलग कलर से, ये तीसरी ओपनिंग। ठीक है, ये वाली जो ओपनिंग है ये किसके लिए है, इससे क्या जाएगा, इससे जाएगा आपका बाइल, इससे तो आपका क्या जाएगा, बाइल जाएगा। ठीक है, इससे क्या जाएगा, इससे आपका जाएगा आर्टरी है, ये क्या है, आर्टरी है, ये क्या है, आर्टरी। आर्टरी में क्या जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा इससे। ठीक है, और ये क्या है आपकी, ये है आपकी वेन। ठीक है, और ये क्या है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में काम आती है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब आपको ये नहीं पता हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है भैया, यार हिपेटिक पोर्टल सिस्टम को ऐसे समझो, ध्यान से सुनो, चलो मैं यहीं बताता हूँ, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है ना, इसके अंदर यहां पर इसी यहां कहीं से क्या होगी, यहां कहीं इसकी क्या होगी, इंटेस्टाइन होगी।
यहाँ कहीं इसकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसका लीवर है, यहाँ कहीं इसका क्या होगा, लीवर होगा, बिल्कुल भैया। तो आप मुझे एक चीज बताओ, इससे जो ब्लड है वो कहाँ जाना चाहिए, डायरेक्ट हार्ट के पास में जाना चाहिए, डायरेक्ट कहाँ चाहिए, हार्ट का पास में जाना चाहिए, लेकिन वो हार्ट के पास में ना जाते हुए कहाँ जाता है, पहले वो लीवर के अंदर जाता है और उसके बाद में वो कहाँ जाता है, हार्ट के पास में जाता है। तो पहले किसके पास जाएगा, लीवर के पास में। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि जितना भी खाना पच गया ना, जितना भी खाना पच गया वो कहां जाएगा, पचने के बाद में अवशोषित कहां होता है, रक्त के अंदर जाता है ना। खाना पचने के बाद में भी कहां जाएगा, वो खाना पच कहां पे रहा है, खाना पच रहा है आपकी आंत के अंदर। अब आंत के अंदर वो पच गया तो कहां जाएगा, फिर वो रक्त के अंदर जाएगा। तो रक्त के अंदर जाने के बाद में वो कहां जाता है, लीवर के पास में हो जाता है, ठीक है। लीवर के बाद में वो रक्त कहां जाएगा, वो इंटेस्टाइन से वो रक्त कहां जाएगा, लीवर के पास में जाएगा, और लीवर के अंदर फिर काम सारा होगा, और उसके बाद में वो रक्त कहां जाएगा, आपके हार्ट के पास में, फिर सारी बॉडी के पास में वो जाता है। तो इस जो कनेक्शन को बोलते हैं ना, लीवर और आपकी जो आंत के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है, इसको कहते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसको अपन आगे ब्लड वाले चैप्टर के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना ओवरव्यू बना लो आप, है ना। तो ये जो तीन चीजें हैं इनको क्या कहते हैं अपन, हिपोटल ट्राइड कहते हैं। बस इतना आपको समझ में आ गया, खत्म है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे थोड़ी सी बाइल जूस वगैरह के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा और फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। बाइल जूस के बारे में बात करते हैं। बाइल जूस के अंदर क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, बाइल सोल्ट होते हैं और बाइल पिगमेंट होते हैं। बाइल सोल्ट कौन कौन से होते हैं, एक क्या होता है आपका सोडियम टोरोकोलेट और एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। एक सोडियम टोरोकोलेट, एक सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। ये बनते किससे है, ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं यार, है ना। मतलब सीधी सी बात है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाने में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही ना हो, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, ठीक है। तो उसी से क्या बनते हैं आपकी, ये बाइल सोल्ट वगैरह बनते हैं। फिर दूसरा क्या है, बाइल पिगमेंट। पिगमेंट वर्ड जहां पर आ रहा है, मतलब वह क्या वर्णक है, मतलब कलर देने का काम करेगा। तो ये दो है, कौन से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते कैसे हैं, आरबीसी के टूटने से। जो आरबीसी है, रेड ब्लड जो सेल्स हैं, उनके टूटने से क्या बनता है आपका, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनता है। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन काम क्या आते हैं, ये आपका मल और जो मूत्र है उसमें जो रंग जो है वो प्रदान करने का काम कौन करता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। तो आपका जो मलमूत्र जो है उसके रंग से भी पता चल सकता है कि आपका लीवर कैसा काम कर रहा है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी गाल ब्लैडर जो है आपका पित्ताशय जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ बाइल, इसका काम क्या है, बाइल को संग्रहण करना और बाइल को सांद्रित करना, बस यही इसका काम है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको लीवर बना देता हूं, लीवर बना लेते हैं, फिर उसको पूरा जोड़ेंगे। पहले मैं इसको डायग्राम को उठा लेके आता हूं, ये वाला, इसी में कनेक्ट करेंगे पूरा। यहां मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम, ये पूरा डायग्राम है। इसमें क्या है, आपको गाल ब्लैडर भी दिख रहा है, पेंक्रियास भी दिख रहा है, सारी चीजें हैं। क्या नहीं है इसमें, लीवर नहीं है। लीवर के लिए देखो ये जो नलियां आ रही है ना, ये जो दो नलियां आ रही है वो कहां से आ रही है, वो लीवर से ही आ रही है, डक्ट फ्रॉम लीवर, ये लीवर से ही आ रही है। लेकिन यहां पर अगले ने लीवर नहीं बनाया, अपन वो लीवर बना देंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो यहां मैं लीवर बना देता हूं, ठीक है। मैंने लीवर बना दिया। ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। यहां से ये वाली नली इसमें मिल जाएगी और यहां से ये वाली नली इसमें मिला दी मैंने, ठीक है। अब कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लीवर आपका बन गया। लीवर से क्या आता है आप सबको पता चल गया, क्या बनाता है लीवर, बाइल बनाता है ना। लीवर के अंदर क्या होती है, हिपेटिक कोशिकाएं होती हैं, और वो हिपेटिक कोशिकाएं क्या बनाती है, बाइल बनाती है ना यार। तो बाइल जो है वो यहां आएगा, किससे कहां आएगा, डक्ट फ्रॉम लीवर। ये जो लीवर से जो डक्ट आ रही है ना, इनमें आएगा बाइल, ठीक है। अब वो कहां आएगा, यहां देखो आपका ये क्या है, गाल ब्लैडर। जो मैं चीजें हाईलाइट करता जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना इनको। लीवर से दो नाली आई भैया, ठीक है। और वो दोनों नालियां आके कहां मिली, वो दोनों नालियां आके कहां मिली, इस एक बड़ी नाली के साथ में मिल गई। किसके नाली के साथ में, जो गाल ब्लैडर की जो नाली थी ना उसके साथ में। और गाल ब्लैडर की जो नाली है उसको क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, डक्ट फ्रॉम गाल ब्लैडर, और क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। नाम नहीं लिखा इसने, लिख देते हैं भाई, सिस्टिक डक्ट, ठीक है।
लीवर से दो डक्ट आई भैया, ठीक है। ये आपका क्या है, गाल ब्लेडर, ठीक है। इससे क्या निकली, सिस्टिक डक्ट निकली। और ये जो दोनों आपस में मिलकर क्या बना ली इन्होंने, वापस से सुनो, लीवर से दो डक्ट निकली, एक राइट से एक लेफ्ट से, ठीक है। और वो दोनों देखो यहां पर आकर आपस में मिल गई, दोनों नालियां आपस में आकर मिल गई और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, कॉमन हिपेटिक डक्ट बना ली। क्या बना ली, कॉमन हिपेटिक डक्ट बना ली, दोनों ने बना ली, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, इसको मैं यार अगर हमको अलग से बनाऊं, क्या आ रहा है क्या समझ में, चलो मैं अलग से बनाता हूं। ये कहां से आई, राइट से, राइट लोब से आई। ये कहां से आई, लेफ्ट लोब से, ठीक है। और फिर दोनों आगे आके क्या आपस में मिल गई, ठीक है। और क्या कह दिया अपन ने, कॉमन हिपेटिक डक्ट। क्या कह दिया, कॉमन हिपेटिक डक्ट कह दिया, कॉमन हिपेटिक डक्ट कह दिया। यहां पर क्या है आपका, गाल ब्लेडर है, ठीक है। गाल ब्लेडर से क्या निकली, सिस्टिक डक्ट निकली। क्या निकली, सिस्टिक डक्ट। और वो आकर कहां मिल गई, इसके अंदर मिल गई, ठीक है। दोनों आपस में मिल गई, देखो यही हो रहा है यहां पे। ये लेफ्ट साइड से आ रही है, ये राइट साइड से आ रही है, दोनों लीवर से आ रही है दोनों, है ना। और दोनों आपस में आके एक हो गई, ठीक है। तो इसको क्या कह दिया अपन ने, कॉमन हिपेटिक डक्ट बोल दिया। अब ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट और आपकी जो गाल ब्लेडर से जो डक्ट आ रही है, सिस्टिक डक्ट, ये दोनों आपस में मिली और क्या बना ली, कॉमन बाइल डक्ट बना ली। क्या बना ली, कॉमन बाइल डक्ट। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये आगे जाके किस में मिलेगी, पेंक्रियाटिक डक्ट में मिलेगी। और क्या बना लेगी, हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। और ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बाइल डक्ट के बारे में, और हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया था। वापस से सुनो ध्यान से। लीवर है, लीवर के पास में दो लोब है, ठीक है। एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब है। राइट लोब थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। राइट लोब से एक नलकी निकलती है, पाइप निकलती है। और एक पाइप कहां से निकलती है, लेफ्ट लोब से। दोनों पाइप निकलेंगी अलग अलग, फिर थोड़ी सी आगे जाके दोनों एक हो जाती हैं, ठीक है। एक जैसे ही होंगी, उसको क्या कह देंगे अपन, कॉमन हिपेटिक डक्ट बोल देंगे, ठीक है। दोनों नाली आपस में मिल गई और क्या कहेंगे, कॉमन हिपेटिक डक्ट। साइड में एक होता है गाल ब्लेडर, जिसको पित्ताशय बोलते हैं। जो गाल ब्लेडर है उससे एक नली निकलती है, एक डक्ट निकलती है, जिसको क्या कहते हैं अपन, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब वो सिस्टिक डक्ट और आपकी कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों आपस में मिलेंगी और क्या बना लेंगी, कॉमन बाइल डक्ट बना लेंगी। क्या बना लेंगी, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो आगे जाके किस में मिलेगा, पेंक्रियाटिक डक्ट में मिलेगा। और क्या बना लेगा, हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट बना लेगा। और जो हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट वो कहां ओपन हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा आपके ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो जाएगी। ये सिंपल सी गणित है। वापस से एक बार सुन लो और उसके बाद में लेक्चर को खत्म करेंगे। एक दो स्फिंक्टर और बताऊंगा। क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। देखो भाई, लीवर है ये भैया, बिल्कुल लीवर है। लीवर से यार एक राइट साइड से आ रही है नली, एक आ रही है लेफ्ट साइड से, बिल्कुल आ रही है। दोनों आपस में मिली और क्या बनाई, कॉमन हिपेटिक डक्ट बना ली। यहां पर क्या है, गाल ब्लेडर है, ठीक है। गाल ब्लेडर से क्या निकला, सिस्टिक डक्ट निकली। इसको क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। सिस्टिक डक्ट निकली और ये हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना ली, कॉमन बाइल डक्ट बना ली। अब कॉमन बाइल डक्ट जब किसके साथ में मिल गई, ये आपकी पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही थी यहां से, ये देखो पेंक्रियाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट यहां पर आपस में मिल गई और क्या बना ली इन्होंने, आपस में मिलकर क्या बना ली, हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट बना ली। अब जो हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट था वो कहां पर खुल गई, ड्यूडेनम के अंदर खुल गई, बस खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक स्फिंक्टर बताता हूं। एक स्फिंक्टर होता है यहां पे, एक स्फिंक्टर होता है यहां पे, यहां पे। इसका नाम क्या है, नाम लिखता हूं मैं इसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। एक और स्फिंक्टर होता है, वो कहां होता है, यहां होता है, कहां होता है, जहां पर आपका जो हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो ड्यूडेनम में खुल रही है, उस जगह पर आपका एक स्फिंक्टर होता है। अलग कलर से बना दूं क्या इसको, ये लो, यहां एक स्फिंक्टर होता है। इसका नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं इसको, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब इनके अंदर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको, इनमें कहां फंसा सकता है, इनमें फंसा सकता है आपको स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन जो है ना, वो सिर्फ किसके लिए होता है, वो सिर्फ आपके बाइल के लिए होता है, ठीक है, बाइल ओनली।
सिर्फ बाइल के लिए होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि भाई गाल ब्लैडर से तो सिर्फ बाइल निकलेगा ना, गाल ब्लैडर से तो सिर्फ बाइल निकलेगा। अब आप बोलोगे भैया गाल ब्लैडर में बाइल कहां से आया? भाई गाल ब्लैडर में बाइल कहां से आया? लीवर से जो है ना बाइल निकल के कहां जाएगा? गाल ब्लैडर में जाता है। लीवर सिर्फ जो है वो बाइल बनाने का काम करता है, उसके बाद में उसको स्टोर करने का काम और उसको सांद्रित करने का काम किसका है? गाल ब्लैडर का होता है। थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, स्टोरेज ऑफ बाइल, बाइल को स्टोर करने का और सांद्रित करने का, कंसंट्रेट करने का काम किसका है? वो किसका है? गाल ब्लैडर का। तो मेन जो काम है गाल ब्लैडर का क्या है? बाइल को स्टोर करो और उसको कंसंट्रेट करो। तो बाइल इसके अंदर ही रहता है, ये तो सिर्फ बनाता है उसको। आपको पूछे कि बाइल बनाता कौन है? बोल देना लीवर। ठीक है, और उसको स्टोर कौन करता है? बाइल को स्टोर लीवर नहीं करता, स्टोर कौन? वो सिर्फ बना के छोड़ देता है। फिर स्टोर कौन करता है? वो गाल ब्लैडर करता है। ठीक है, तो यहां पर ये सिर्फ बाइल का काम करता है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। और आपका जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है ना, ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, ये बाइल और पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है, दोनों का ये दोनों को गार्ड करता है ना। कैसे करता है भैया? यहां पर देखो पेंक्रियाटिक डक्ट भी है ना, और यहां पर ऊपर से बाइल डक्ट भी आ रही है। तो बाइल डक्ट में क्या आएगा? बाइल आएगा, और पेंक्रियाटिक डक्ट में क्या आएगा? पेंक्रियाटिक जूस आएगा। तो पेंक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों को क्या है? ये गार्ड करता है। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हो गया, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन हो गया। तो ये दो स्फिंक्टर है, ये एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं है। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन भी नहीं है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में काफ़ी है इतना। ये अपनी लीवर वगैरह जो है वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, ग्लैंड सारी खत्म हो गई। कल से अपन जो है मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपनी इसका डाइजेशन का मैकेनिज्म, पाचन की जो क्रिया है उसको पढ़ेंगे। तो लेक्चर अटेंड कर लिया करो और नोट्स टाइम पर बना लिया करो। तो समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।